नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायती चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में ड्रॉ निकाला गया है और डीएमसी जग निवास और एसडीएम धर्मेंद्र कुमार की देखरेख में ये ड्रॉ आम आदमियों से निकलवाया गया। इसके बाद बहादुरगढ़ पंचायत समिति में वार्ड 11 और 24 को बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित किया गया और वहीं बहादुरगढ़ के 12 गांवों में से 4 गांवों का सरपंचियों के लिए ड्रॉ निकाला गया, जिसमें गांव सांखोल, जसौर खेड़ी, नोना माजरा और लड़रावन शामिल बताया जा रहा है। और आपको बताएं कि बहादुरगढ़ में 44 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से एससी वर्ग के लिए 9 ग्राम पंचायत रिजर्व है। इसके बाद 35 ग्राम पंचायतों में से बीसीए सबसे अधिक आबादी वाली 12 पंचायतों का चयन किया गया है और उन्हीं 12 में से 4 ग्राम पंचायतों को ड्रॉ के जरिए बीसीए वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। सरपंच पद के लिए, पंच पद के लिए और पंचायत समिति के जो आज ड्रॉ निकाले जाने थे वो सभी सफलतापूर्वक संपन्न कर दिए गए हैं। और इसमें अदर देन वुमेन के लिए क्लियरली डिमार्केशन है। जितने भी इवन वाले वार्ड हैं वो वुमेन के लिए हैं और जो ऑड वाले हैं वो अदर देन वुमेन के लिए है। सारा की सारा हमारी प्रक्रिया बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। भिवानी में हरियाणा विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है और ये बताया जा रहा है कि प्रदेश भर में स्कूलों की ग्रुप सी की टीजीटी के विभिन्न विषयों को अध्यापक भर्ती के लिए 7,471 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। आपको बताएं कि इन पदों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है और इसी को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12 और 13 नवंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। ये जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह मलिक और बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने बोर्ड परिसर में दी और साथ ही बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर थी, लेकिन अब बोर्ड ने अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एस्टेट 2022 की जो कल अंतिम तिथि थी 27 तारीख को, उसको 3 अभ्यर्थियों की मांग पर 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अंतिम तिथि अब 30 सितंबर रहेगी और जो करेक्शन के लिए 27 तारीख से 30 तारीख तक जो डेट दी गई थी, अब वो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपनी कोई त्रुटि, किसी का अंगूठा ठीक नहीं आया, किसी सिग्नेचर ठीक नहीं आया है या फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है या कोई नाम में स्पेलिंग में कोई त्रुटि रहेगी, वो उसको ठीक कर पाएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अंबाला के एक गांव पहुंचे, जहां पर अमर शहीद कर्नल सिंह बेनीपाल की पत्नी से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने शहीद के परिवार को सम्मानित किया है। आपको बताएं कि गोवा मुक्ति आंदोलन में कर्नल सिंह ने अपनी शहादत दी थी। ये अंबाला की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर कर्नल सिंह की पत्नी से मुलाकात करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री नजर आए और गोवा मुक्ति आंदोलन में कर्नल सिंह ने अपनी शहादत दी थी। शहीद की पत्नी को नमन किया और साथ ही साथ वहां पर उनके परिवार को सम्मानित प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री करते हुए दिखाई दी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अंबाला में जो गोवा के मुख्यमंत्री है उनका स्वागत जो है वो वहां के लोग करते हुए नजर आ रहा है। और तस्वीरों में आप देखिए कर्नल सिंह की पत्नी से यहां पर प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री मिलते हुए नजर आए और वहां पर परिवार वालों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शहर में बीते दिन फरीदाबाद के दौरे पर रहे और आपको बताएं कि एजुकेटर क्लब के कार्यक्रम प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए थे। साथ ही शहर के तमाम शिक्षावादी वहां पर मौजूद रहे।
खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम की ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है और आपको बताएं कि कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इको ग्रीन कंपनी को फटकार भी लगाई। गुरुग्राम में कूड़े से फैल रहे प्रदूषण को लेकर कोर्ट काफी ज्यादा सख्त है और नाराज नजर आया। कोर्ट का ये कहना है कि प्रदूषण के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है और इसको लेकर हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जुर्माने को 1 महीने के अंदर भरने के भी आदेश दे दिए गए और इको ग्रीन कंपनी को कूड़ा उठाने और उसके रिसाइकिल करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लेकिन बावजूद इसके कूड़े को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है बल्कि उसको जलाया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के अंदर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है। आपको बताएं, बंदवाड़ी गांव में 33 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जमा हो चुका है और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कोर्ट ने कहा कि इको ग्रीन कंपनी की लगातार शिकायतें मिल रही थी और इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है। एनजीटी ने हरियाणा सरकार पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही इको ग्रीन है, जिसे 2017 में हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का ठेका दिया था और इस कूड़ा उठाने की ठेकेदारी मिली और जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 22 साल का एग्रीमेंट बना। यह भी जानकर आपको हैरानी होगी कि अमूमन साल, 2 साल या 3 साल का एग्रीमेंट होता था, लेकिन यहाँ 22 साल का एग्रीमेंट हुआ और कंपनी ने कूड़ा उठाना शुरू किया। कंपनी पर आरोप है कि जो नियमों की उन्होंने अनदेखी की है और जो नियम बने थे उस नियमों का फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इससे वायु प्रदूषण और प्रदूषण के साथ साथ जो बंधवाड़ी में कूड़ों का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, करीब 38 मीटर ऊंचाई है उस पहाड़ की, और जिस कूड़े की वजह से आसपास के लोगों में भयानक बीमारियां फैल रही है। जो वन्य जीव हैं वो कूड़े जलाने की वजह से वो परेशान है और इन तमाम शिकायतों को लेकर शिकायतें एनजीटी में दर्ज की गई थी और उस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये पूरा वाकया गुरुग्राम के इस इको ग्रीन का है। हालांकि अब विपक्ष भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि वो जुर्माना की जो राशि है वो किससे भरी जाएगी, क्या जनता की गाढ़ी कमाई से भरी जाएगी और क्या इको ग्रीन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। ये तमाम बातें उठ रही। प्रदेश भर के अंदर लगातार डेंगू का कहर बढ़ता नजर आ रहा है और गुरुग्राम में भी डेंगू के मरीज लगातार सामने आ रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा है और इसी बात को देखा और ग्राउंड जीरो पर सुशील सिंह ने जायजा लिया कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की टीम डेंगू को लेकर कितनी सक्रिय है। गुरुग्राम में डेंगू ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 100 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही निजी अस्पतालों के आंकड़ों की भी छानबीन की जा रही है और गुरुग्राम हम सिविल अस्पताल में खड़े हैं। सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जिन्हें ये सिम्टम नजर आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं और चेकअप के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि चलिए गुरुग्राम शहर की मिलेनियम सिटी की उन तस्वीरों को आपको दिखाएं कि किस तरह से प्रशासन तैयार है और डेंगू पर कैसे पकड़ बनाएगा, कैसे इसका निपटारा करेगा। तो ऐसे में हमने सोचा कि चलिए गुरुग्राम का डेंगू वार्ड दिखाएं। तो आइए आपको गुरुग्राम का डेंगू वार्ड दिखाते हैं। हालांकि गुरुग्राम का सिविल हॉस्पिटल है, एकलौता सिविल अस्पताल है और एक डेंगू वार्ड है और डेंगू वार्ड के अंदर की जब तस्वीरें हम देखेंगे, हालांकि देखिए नीचे बिल्कुल गीला गीला नजर आ रहा है, अमूमन इसमें पानी भरा हुआ था। बेडें तो कई बनाई गई हैं, लेकिन बेडों के बाद आप देखिए निश्चित तौर पे ये सारे बेड हैं और अव्यवस्थाएं कितनी फैली गई है। तमाम बेड के करीब 30 के करीब ये बेड है और ये तमाम जो लोग हैं, जो लोग आए थे आज देखने के लिए, और ये देखिए यहाँ दवाइयां भी रखी गई है। कुछ थोड़े बहुत स्टाफ कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तमाम कूलर भी लगे हैं, लेकिन स्थिति वही है। बेड है लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि जहां जिस शहर में डेंगू पैर फैला रहा है, जिस मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी में डेंगू हावी है, और हम ये कहें कि 2018 के बाद 17 के बाद सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। और वैसे में यहाँ की ये तस्वीरें की बेड तो हैं, लेकिन बेड के अलावा कहीं कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोग भी हैं जो देखने आए थे। सर, एक बार आप बताएंगे क्या है, आप आए थे, क्या नजर आया? देखिए, मेरा नाम पंकज डावर है, मैं गुड़गांव कांग्रेस से हूँ और आज जैसे हमें शिकायतें मिल रही थी कि भाई डेंगू जिस तरीके से
पैर पसार रहा है, तो यहाँ पे व्यवस्थाओं का आलम देखते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था देखी, मैं तो लग रही है कि यहाँ पर रुकना भी मुश्किल है। जिस तरह आप देखिए, डेंगू वार्ड में डेंगू, ये तो वही कहावत होती, लार्वा डेंगू का आया। ये देखिए अंदर पानी भरा, बाहर कूलर में। सरकार कहती है कि कूलर में पानी बाहर निकालो, उसमें से टायरों में से। अरे आप अपने घर में तो देख लो भैया, पहले सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे, इस सरकार के भरोसे ना रहे। मैं अनिल विज जी से निवेदन करता हूँ, विज साहब आप अंबाला से बिना किसी को बताए सरकारी अस्पताल में आइए, किसी मंत्री संतरी को बिना लिए। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनीपत में हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में बाढ़ का खतरा बना हुआ है और ये बताया जा रहा है कि यमुना नदी में बाढ़ के खतरे ने प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया है। आपको बताएं कि 3 दिन पहले हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया था और इससे सैकड़ों किसानों की हजारों बीघे की फसल जलमग्न हो गई थी और इस दौरान ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, धनिया, खीरा, तुरई, कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दरअसल प्रशासन की तरफ से किसानों को अब तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है और इसके बाद किसान प्रशासन से बर्बाद हुई फसल को लेकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं पर यमुना के तटवर्ती गांव में रह रहे ग्रामीणों को भी बाढ़ का खतरा सता रहा है। फिलहाल प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। ज्यादा बढ़ रहा है आपका और आई साल से और ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से कटाई हो रही है, तकड़ी नुकसान होता जा रहा है बहुत ज्यादा किसानों का।
पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से लगातार जो है यमुना नदी अपनी उफान पर है। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें, उफान इतना खतरनाक है कि जो किसानों की फसल है वो लगातार बर्बाद हो रही है। और लगातार बर्बादी का कारण जो है वो कहीं ना कहीं अनदेखी है, सरकार की अनदेखी है, प्रशासन की अनदेखी का कारण कहीं ना कहीं देश पर हावी होता जा रहा है। और देश का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं किसानों की मांग होती है कि हमें उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन यमुना नदी इतने उफान पर है कि सभी किसानों के खेत जो है वो लगातार बर्बाद हो रहे हैं। और यमुना में उफान जो है इतना खतरनाक है कि सभी खेती के जितने भी जो भी फसल है वो बर्बाद होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, किसान है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितना नुकसान है, क्योंकि इस देश की तरफ से ठोकरें लगाई जाती हैं और सरकार और प्रशासन की तरफ से, लेकिन जो उचित मुआवजे की मांग लगातार किसानों की रहती है। इस तरह की समस्या का लगातार सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे पहाड़ों में लगातार बारिश होती है और फिर उफान पर जो यमुना गुजरती है यूपी और हरियाणा के बीच से, और तो कितना नुकसान होता है किसानों को। अभी तक बहुत नुकसान होता है, हर किसान का नुकसान है। वो जो है ना तो कोई ठोकर लगी आज तक यहाँ पे। हरियाणा का भी नुकसान है, यूपी का भी नुकसान है। हम यूपी से हैं, सिसाना गांव से, लेकिन यहाँ से कोई ठोकर नहीं लगी आज तक। और आज साल देखो जमुना के ये जो है ना खतरे का निशान, इससे ऊपर बहने को तैयार हो रही है और बढ़ ही रहा है पानी। और खेती में जो है पानी जा रहा है बर्बाद, खेती बर्बाद हो लग रही। आज साल 50-100 बीघे जमीन कटाई दोनों तरफ से कटती है, हरियाणा से भी यूपी से भी। देखिए बिल्कुल यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद किसान है, धरतीपुत्र है, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम भी खेती जो नष्ट होने लगी यहाँ से कि इसको ज्यादा खतरे में आए हम, और मुआवजा इसका बहुत ही वो हो रहा खराब है। तो लगातार नुकसान, लगातार 2 साल तक नुकसान होता है हमारा। लगातार जैसे किसानों का नुकसान होता है यूपी और हरियाणा की तरफ से, जैसे उफान जो है किसानों को परेशान कर रहा है, जैसे जैसे यमुना का स्तर जो बढ़ रहा है उससे चिंताएं बढ़ चुकी है और सरकार की तरफ से अनदेखी। मेरे सहयोगी आपको दिखा दें कि यमुना का जो स्तर है वो उफान जो है खतरनाक बढ़ता जा रहा है। खतरे से ऊपर जैसे जैसे पानी बढ़ रहा है वैसे वैसे किसानों को चिंता हो रही है। और इस चिंता का विषय यही है कि अनदेखी, क्योंकि ठोकर जो है वो लगती है, करोड़ों रुपए की ठोकर लगाई जाती है वो, लेकिन खाना पूर्ति की को देखने को मिलता है। लगातार सोनीपत का प्रशासन अनदेखी की वजह से जो किसानों की चिंता बढ़ रही है और लगातार जैसे पहाड़ों में बारिश हो रही है उसको लेकर काफी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर खबर के लिए सोनीपत से। तो वहीं पर पिछले कई दिनों से मुश्तरका जमीन मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। किसान नेताओं का यह कहना था कि किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन नहीं लेने देंगे और इसके लिए कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। किसान नेता संजू गोलिया ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके कपड़े छीन लिए हैं और उन्होंने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपी धनखड़, अनिल विज सहित अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कपड़े उतारकर गेहूं का मूल्य 2400 रुपए क्विंटल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। लेकिन आज 7 वर्ष के बावजूद भी 2400 रुपए क्विंटल गेहूं का मूल्य नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि धान की फसल बीमारी व बारिश के कारण तबाह हो चुकी है और उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। बैंकों का कर्ज लगातार बढ़ रहा है और उससे भी हमें राहत मिलनी चाहिए। अपनी मांगों को लेकर कैथल में किसानों ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया और आपको बताएं कि किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। नीम साहिब गुरुद्वारा के पास ये प्रदर्शन शुरू हुआ और विभिन्न मार्गों से निकलता हुआ जिला सचिवालय पर पहुंचता दिखाई दिया, जहां पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इस मौके पर किसानों का ये कहना था कि एक तो प्रकृति की मार किसान पहले से ही झेल रहा है और सरकार नित नए नए फरमान लेकर आती है जिससे किसानों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। किसानों ਨੂੰ हर समस्या आ रही है जी। पहली गल ते रब दी मार, दूजी सरकार दी मार। ये दोवें सरकार और रब दोवें किसानों ਨੂੰ मारने ते तुले ने और मैं किसान अगे बेनती करांगा और हर सरकार जिहड़ी भी साडे वर्ग चाहुंदी है वो किसानों का भला सोचण दी कोशिश करे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਾਂ ਦੇਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ कोशिश ना करे। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर किसानों को गुमराह कर रही है। हरियाणा में 1.5 लाख एकड़ जमीन है जो
किसी न किसी बहाने सरकार किसानों से कोसना चाहती है। जुमला मुस्तका, श्यामला दे, मालकन, पट्टेदार, मैंने 8 प्रकार की जमीन है, उसके विरोध में आज प्रतियां जलाई जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की और हरियाणा सरकार की सेक्रेटरीट के सामने। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जुमला मुस्तका, मालकन और श्यामलात की जो जमीनें हैं जो पंचायत के नाम और नगर पालिकाओं के नाम करवाने, उसको लेकर बार बार किसान लगातार धरनारत हैं और सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। अभी 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जो जमीनें इस तरह की जमीनें थी वो पंचायत के नाम उनका इंतकाल दर्ज हो। उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी फैसला लेने जा रही है और बार बार किसानों को गुमराह कर रही है कि इस तरह की जमीनों को हम नहीं छेड़ेंगे। खबर फतेहाबाद से है, जहां पर किसानों ने अर्धनग्न होकर लाल बत्ती चौक पर अपना प्रदर्शन किया, जहां पर किसानों ने बारिश से फसलों और घरों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया है। आपको बताएं कि शहर में पिछले कई दिनों से बारिश लगातार हो रही थी और इसके बाद किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है और उसी को लेकर अपना प्रदर्शन भी किया है। तो वहीं पर सोनीपत में भी मूसलाधार बारिश की वजह से खरीफ सीजन में गहरी चोट लग चुकी है और कृषि विभाग के सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले में 10,000 एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। जलभराव के कारण किसानों की खरीफ सीजन की फसलों का उत्पादन 20 से 25% तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है और सोनीपत जिले के गांव व्यापार के खेतों के पास ही फसल दोबारा अंकुरित होनी शुरू हो गई है और इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो बरसात और जलभराव की स्थिति से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान का अंदाजा सता रहा है और उससे काफी ज्यादा चिंताएं किसानों की बढ़ रही हैं। अगले दिनों यानी कि 3 दिनों में जलभराव का असर फसलों पर दिखाई देना शुरू कर देगा और कृषि विभाग के द्वारा बरसात के बाद टीम का गठन कर सर्वे भी किया गया है। जिले भर में 10,000 एकड़ भूमि में जलभराव की स्थिति बनी हुई। किसानों से आह्वान किया गया है कि जल्द से जल्द खेतों में से पानी की निकासी की जाए और फसलों में नुकसान का सही आकलन सप्ताह भर के अंदर दिया जाना चाहिए। कपास और बाजरे की फसल में भी नुकसान का अनुमान अधिक है। इन कृषि अधिकारियों के कहने से धान छोड़कर कपास की बिजाई की थी और मेरा पानी मेरा विरासत के तहत अपना पंजीकरण भी कराया था। अब नहीं तो पिछले साल वो मिला बीमा और ना अब की बार बोल रहे हैं ना बीमा कट रहा है और ना कहीं एप्लीकेशन ले रहे हैं। धान छोड़ के हमने कपास लगाई थी, उसमें हमारा काफी नुकसान हुआ है। जो कपास खिली हुई थी वो अंकुरित हो गई है, उसमें पत्ते निकलने लग गए हैं सबसे, और ज्यादा मतलब पानी बढ़ने से काफी किलो में वो भी नुकसान हुआ है। कितना एरिया है गांव भैयापुर की अगर बात करें? गांव भैयापुर में काफी एरिया कपास की फसल और सब ने मेरी पानी मेरे विरासत के तहत कपास लगा रखी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।